Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for second year. Students, we have done unit 3 lesson 3 if poem with complete explanation, paraphrase and theme in the previous lectures. Now we will do the language study of this chapter. As you know that we do language study at the end of every lesson, and we get to learn about different grammar rules in every language study. So today we are going to learn something more about grammar. हम grammar के बारे में कुछ और जानने वाले हैं. A sentence that has an if is called a conditional sentence. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? शर्तिया जुमलों को. आपको पता होगा जिसके अंदर हम इफ इस्तेमाल करें कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो शर्ती है ना कि शर्त यह है कि अगर आप ये करेंगे अच्छा बनेंगे तो फिर सक्सेसफुल होंगे. ठीक है, तो शर्तिया जुमले ये होते हैं जिसमें इफ आता है. तो ये जो सारी पोएम है इसमें इफ का जिक्र हुआ है और इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस यूज हुए, इसीलिए इसमें लैंग्वेज स्टडी में कंडीशनल सेंटेंसेस का जिक्र आ रहा है. There are 3 types of conditionals in English language: the first, the second and the third conditional. ठीक है, 3 types of conditionals होते हैं: first conditional, second conditional and third conditional. अब वो आपको एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट क्या होता है? इफ यू वर्क हार्ड you will earn good grades. It's likely you will work hard, hence this reminder, this suggestion. ठीक है, फर्स्ट ये है कि सजेशन या रिमाइंडर आप दे रहे हैं, यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं. तो ये एक सजेशन है. ठीक है, सेकंड में क्या है? सेकंड, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड अर्न गुड ग्रेड्स. इट्स नॉट लाइकली यू वुड वर्क हार्ड बट जस्ट इन केस. कि अगर तुम करते, यानी कि ये शर्त है कि आप अगर तुम करते, यानी कि ये हमें पता नहीं है कि तुम काम करोगे, तुम सख्त मेहनत करोगे, लेकिन अगर तुम मेहनत करते तो तुम अच्छे ग्रेड्स हासिल कर पाते. ठीक है, तो ये इस तरह के कंडीशनल सेकंड कंडीशनल होते हैं. और थर्ड कंडीशनल क्या है? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव अर्न गुड ग्रेड्स बट अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट वर्क हार्ड एंड यू डिडंट अर्न गुड ग्रेड्स. ठीक है, थर्ड कंडीशनल में ये है कि फाइनलाइज हो जाता है. फर्स्ट में सजेशन, सेकंड में क्या है आपको कि आपको थोड़ा सा ये पता नहीं होता कि आप करेंगे हार्डवर्क या नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट इन केस शायद कर जाएं. और थर्ड में बिल्कुल फाइनलाइज हो जाता है कि अगर आपने कर लिया होता तो आप अच्छे ग्रेड आ जाते, लेकिन आपने नहीं किया तो आपको नहीं आए. तो ये 3 कंडीशनल्स होते हैं. एक एक्सट्रीम पे चला गया, थर्ड पे. ठीक है, सेकंड थोड़ा सा मिडल है और फर्स्ट में सजेशन है. ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स आर देयर. ये आपने याद रखना है जी. Which conditional has the poet used in this poem? Does he think that his son is capable of achieving the virtues or not? The poet uses the following condition in the poem. ठीक है, the poet ने जो है कौन से conditionals यूज किए ज्यादातर अपने son के लिए? ठीक है, if you can keep your head, if you can trust yourself, if you can wait, if you can dream. इस तरह के conditional उसने यूज किए हैं. If you can meet with triumph and disaster, if you can bear to hear the truth you have spoken, if you can make one heap of your winnings, if you can force your heart and nerve, if you can talk with crowd है, ये coward नहीं है. If you can fill the unforgiving minute. My son, you should keep forgiving nature, and if you keep imbibe all these attributes in your life, you will be the king of yourself. ठीक है, ये कंडीशनल्स उसने यूज किए हैं, उसको सजेस्ट किया है. ठीक है, इसमें ये नहीं था कि अगर तुम करते तो तुम्हारा ये काम हल हो जाता, अब तुमने नहीं किया तो कोई हल नहीं है. नहीं, सिर्फ सजेशन है. तो ये फर्स्ट कंडीशनल्स इसने यूज किए हैं इन द पोएम. ठीक है, आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि सिर्फ सजेस्ट कर रहा है अपने सन को कि इस तरह करोगे तो इस तरह हो जाएगा. Write 5 sets of conditional sentences of your own with all 3 conditionals. ठीक है, तीनों conditionals के साथ आपने sentences लिखने हैं. If he makes haste, he will catch the train. ठीक है, if you played football, you would have get the
prize. If he had worked hard, he would have passed the examination. ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल ये सबसे पहले वाला है, सेकंड कंडीशनल ये सेकंड वाला है, थर्ड में थर्ड कंडीशनल आ गया है. ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको लेकर चलना है. फर्स्ट कंडीशनल में सिर्फ सजेशन, सेकंड कंडीशनल में मिडिल बात है कि अगर तुम करते और जस्ट इन केस अगर तुमने की तो हो जाएगा, और थर्ड क्या है कि तुमने नहीं की इसलिए अब तुम्हें उसका सिला भी नहीं मिला. तो ये 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, और पोएट ने ज्यादातर अपने पोएम में बल्कि सारे ही फर्स्ट कंडीशनल्स यूज किए हैं. ठीक है, ये पैराफ्रेज हमने कर चुके हैं पोएम का. जी बच्चों, अब हम फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं. फ्रेजल वर्ब्स एज यू ऑल नो के क्या होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं. आपने किए भी हुए हैं इन योर मैट्रिकुलेशन एंड फर्स्ट ईयर में भी शायद आपने किए होंगे फ्रेजल वर्ब्स, तो उसको थोड़ा मेमोराइज करें. फ्रेजल वर्ब इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ लेक्सिकल वर्ब प्लस एन एडवर्ब और प्रपोजिशन, और बोथ एन एडवर्ब एंड अ प्रपोजिशन. सम फ्रेजल वर्ब्स आर फॉर्म्ड विद एडवर्ब्स, words such as away, back, by, down, off, on और put. ठीक है, इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स है. प्लीज सिट डाउन, आई विश दिस डॉग्स वुड गो अवे, कम बैक एंड सी अस समटाइम्स. ठीक है, सम फ्रेजल वर्ब्स आर फॉर्म्ड विद प्रपोजिशंस. ये वाली फ्रेजल वर्ब जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये एडवर्ब से बने हुए हैं. एडवर्ब्स यूज हुए हैं इनके अंदर. आपको पता है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं. उसके बाद जो दूसरे वाले हैं सम फ्रेजल वर्ब्स आर फॉर्म्ड विद प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस भी आपको पता है कि क्या है. ये देखिए इन्होंने आगे दिए हैं वर्ड्स सच एज एट, बाय, फॉर, इनटू. तो इस तरह के जो अगर यूज हो रहे हो वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स में तो वो उसमें प्रपोजिशन यूज हो रही है. जैसे द हॉर्स ब्रोक इनटू अ गैलोप. ठीक है, इस तरह से सम फ्रेजल वर्ब्स आर फॉर्म्ड. Some phrasal verbs are formed with adverbs and preposition. कुछ phrasal verbs ऐसे होते हैं बच्चों के जो दोनों adverbs और preposition के अंदर आती है. जैसे I don't know how you put up with her complaining all the time. ठीक है, दोनों चीजें इसके अंदर कभी कभी आ जाती हैं phrasal verbs में. Note that in phrasal verbs formed with both adverbs and prepositions, the adverbs always precede the preposition such as with or for. ठीक है, प्लीज कम इन, इस तरह से ये इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये. ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स का यूज आपको इसमें सिंपल सा बताया हुआ है कि ये लाइंस आप इस तरह यूज करें कि ये फ्रेजल वर्ब्स के यूज बन जाए. इसके अंदर एडवर्ब और प्रपोजिशन एक साथ यूज होती हैं, कभी अलग-अलग यूज होती हैं, तो आपने ये माइंड में रखना है. और इन सबको अच्छे से पढ़ लें. अगर कुछ मुश्किल लगे तो फिर मुझसे पूछ लें. For each of the exercises, for each of the following pairs of sentences, choose the correct word from the list in the bracket to complete the second sentence so that it means the same as the first sentence. I will not tolerate his rudeness. ठीक है, अब हम tolerate की बजाय put up लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह put up लिख लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स इसके अंदर जो है ऐड करके. I will not put up with his rudeness. ठीक है, ये आंसर है. नंबर ये देखें दूसरा, आई डोंट अप्रिशिएट ओपेरा, आई डोंट केयर फॉर ओपेरा. ठीक है, अप्रिशिएट किसी की तारीफ करना या किसी के लिए अच्छाई रखना. ठीक है, तो अगर आप किसी के लिए अच्छाई रखते तो आप उसके लिए केयर भी नहीं करते. ठीक है, तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं आई डोंट केयर फॉर ओपेरा. ठीक है, नंबर सेकेंड, वी ऑल हैव टू ओबे द रूल्स, वी ऑल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स. ये बाय लॉ नहीं है. ठीक है, तो क्या है कि इसके अंदर आपने वर्ड्स को छोड़ के फ्रेजल वर्ब्स डाल दिए हैं विद प्रपोजिशंस, ताकि आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकें. ठीक है, अब आप ये बाकी के खुद करेंगे, ये मैं आपको सब नहीं करवाऊंगी, बल्कि आप ये खुद करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से ये होगा. ठीक है जी, बी पे भी वही आपने करना है कि जो सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं उनमें आपने जो वर्ड्स अंडरलाइंड है उनकी जगह आपने फ्रेजल वर्ब्स की तरह के वर्ड्स यूज करने हैं.
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई बम्प्ड इनटू टॉम व्हेन आई वाज इन टाउन दिस आफ्टरनून, आई मेट टॉम व्हेन आई वाज इन टाउन दिस आफ्टरनून। बम्प्ड इनटू फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, जहां फ्रेजल वर्ब्स है वहां आपने सिंपल वर्ड्स में चेंज कर देना है, ठीक है, और जहां सिंपल वर्ड्स है वहां फ्रेजल वर्ब्स में चेंज कर देना। जैसे नंबर 1 है द पुलिस आर लुकिंग इनटू द रिसेंट स्टेट ऑफ बर्गेरीज, ठीक है। अब ये जो है लुकिंग इनटू यानी कि अंदर देख रही है, पुलिस उस मामले के अंदर झांक रही है, तो आप इस अंदर झांकने को इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं। तो लुकिंग इनटू की जगह गेटिंग आ गया, ठीक है। नंबर 2 हिज ग्रैंड मदर पास्ड अवे लास्ट नाइट। अब पास्ड अवे इज अ फ्रेजल वर्ब, और मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब जहां है वहां आपने इसको चेंज कर लेना है सिंपल। पास्ड अवे का मतलब होता है डाइड, ठीक है। I was frequently told off by my teacher for daydreaming in class. Told off by ये है phrasal verb, ठीक है। तो आपने इसको चेंज कर लिया है। told off मतलब कोई डांटने के अंदाज में किसी को कुछ कहना, तो आप इसकी जगह scolded भी लिख सकते हैं, डांटना, ठीक है। ये scolded लिखा हुआ है इन्होंने। अब आप आगे खुद देख लें, इसको खुद करने की कोशिश करें। ये देखें, ये मैं ऊपर करती जा रही हूँ, सिर्फ इसको आप पढ़ते जाएं। अगर आपको समझ नहीं आती देन यू कैन आस्क मी, लेकिन इसको अपने जहन लगा के चीजें समझने की कोशिश करें। ये देखें, जहां सिंपल वर्ड्स हैं वहां उन्होंने उसकी जगह फ्रेजल वर्ब लगा दी है, और जहां फ्रेजल वर्ब्स यूज हो रहे हैं दरमियान में अंडरलाइन है, तो उसकी जगह हमने सिंपल वर्ड्स यूज कर लिए हैं। ये ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा इसको देख लें और पढ़ लेना ताकि आपको समझ आ जाए। अगर कुछ भी समझ नहीं आती कि टीचर ये कैसे है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स। आगे है ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। मैं भी आपको ये बता चुकी हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। A lexical verb that has a direct object is a transitive verb. Some transitive verbs have both a direct object and an indirect object. यानी कि जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की जिसमें बात आ रही हो। आई लाइक डॉग्स, अब आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आ जाए उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। आज जैसे आई लाइक डॉग्स, द बॉयज वर किकिंग अ बॉल, दे कुड हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के। All transitive verbs are action verbs, ठीक है। जो सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो एक्शन वर्ब्स हैं, यानी कि उसके अंदर कोई काम हो रहा होता है। मॉडल वर्ब्स नहीं हो सकते। ये आप इसको सारा पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती जा रही हूं आप उसके हिसाब से इसको पढ़ते जाएं। ये देखें, ठीक है। ये जी, ये नंबर 1 लिखा हुआ है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब होता है सिंगल ट्रांजिटिव, यानी कि एक जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जिसमें बात हो रही है उसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ये आपने परेशान नहीं होना कि टर्म कौन सी आ गई है, बस मोनो का मतलब आपने कहना है वन। आई नो द आंसर, आई नीड अ न्यू डिक्शनरी, ठीक है। एक जो है जिसके अंदर एक ट्रांजिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में यूज हो रहा है उसको मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं आप, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव क्या है, हैव टू ऑब्जेक्ट्स। डाई ट्रांजिटिव में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो मोनो ट्रांजिटिव है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और डाई ट्रांजिटिव में क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड हिम द आंसर, ठीक है। अब हिम और आंसर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जिस सेंटेंस में आते हैं उसके अंदर डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज हुए हैं, ठीक है। डाई मतलब टू और मोनो मतलब वन। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या हो गया, ठीक है। सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट का चेंज है। मोनो में एक ऑब्जेक्ट है और डाई ट्रांजिटिव में टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। Number 3, complex transitive verbs have a direct object and a complement, a word or phrase that says something about the direct object. They have painted verb their houses, direct object purple,
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जो कम्प्लेक्स होते हैं, जिस तरह बच्चों आपने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े हैं ना, उसी तरह ये कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलता है, यानी कि डाई ट्रांजिटिव वाली भी इसमें फॉर्म आती है, लेकिन इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो ये सारा जो मजमुआ बन जाता है ना, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। मतलब उलझा हुआ है ना ये बहुत ज्यादा, तो एक दूसरे यानी कि ज्यादा सारी इसमें चीजें आ गई, इसलिए इसको हमने कह दी कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके अंदर डिफरेंट चीजें यूज हो गई हैं, हमने एंड इफ यूज कर लिया और जो है डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ दिए, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है। ये देखें। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? अ लेक्सिकल वर्ब दैट हैज नीदर अ कॉम्प्लीमेंट नॉर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमने ऊपर पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में। जैसे वी ऑल लाफ्ड, हम सारे हंसे। अब यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि वी ऑल। ठीक है, शी स्पीक्स विद अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट। ठीक है, तो इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स तो आएंगे, मतलब जिनका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये ठीक है। और एक और बात बच्चों, इन द लास्ट ये इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सारा कुछ आप पढ़ लें, एग्जाम्पल्स भी आप देख लें, इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स को आप समझ भी लें, और जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो भी कर लें। सिंपल सा एक फ़र्क है इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं इसके अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और आपने इन ट्रांजिटिव वो देखने हैं जिसके अंदर जो है आप जो चेंज नहीं, ट्रांजिटिव कहते हैं चेंज, तब्दीली को, तो जो चेंज नहीं होते वो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, और ट्रांजिटिव में चेंज होते हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से वर्ब्स में चेंजिंग्स आती हैं। तो ये आपने सारा एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर मुझसे पूछ लेना है कि आपको क्या समझ नहीं आई। अब वैसे तो हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, और हमने प्रपोजिशंस, हमने फ्रेजल वर्ब्स, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने बुक की इस एक्सरसाइज को आराम तसल्ली से रीड आउट करें और इसमें से मैक्सिमम समझने की कोशिश करें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, एंड डू टेल मी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड